नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। आशा है आप सब लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खूब पढ़िए और आगे बढ़ते जाइए। हम स्वर वर्ण का देख रहे थे और स्वर ध्वनि की कुछ विशेषताएं थी जो हमने पढ़ा था। आज हम स्वर कितने प्रकार के होते हैं, दीर्घ स्वर, मूल स्वर और मौखिक स्वर क्या क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, यह देखने वाले हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहला है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? 4। अ, ई, उ, ऋषि। फिर होते हैं संयुक्त स्वर। ए बराबर अ और बड़ा आ प्लस छोटे ई को मिला देने से बड़ा ई हो जाता है। ओ बराबर अ, छोटा आ और बड़े आ प्लस छोटा ऊ तो क्या बन जाता है? बड़ा ऊ। औ बराबर अ आ प्लस ओ, दोनों को मिला देने से औ बन जाता है। आ और ओ को मिलाने से औ बन जाता है। ए बराबर अ, छोटा आ, बड़ा आ प्लस ए, दोनों को मिला देने से ए एडी का बन जाता है। द्विर्घ स्वर। आ, अ धन अ, दोनों को जोड़ देने से आ बनता है। ई, छोटा ई, दोनों को जोड़ देने से बड़ा ई बन जाता है। ऊ, छोटा ऊ, दोनों को जोड़ने से क्या बनता है? बड़ा ऊ। मूल स्वर। मूल स्वर कितने होते हैं? 4। अ, ई, उ और ऋषि। उसके बाद है मौखिक स्वर। आ, आ, ई, ये होते हैं मौखिक स्वर। संयुक्त स्वर। विभिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होता है उसे संयुक्त स्वर कहते हैं। विभिन्न अर्थात अलग अलग स्वरों के मेल से जो उत्पन्न होता है उसे संयुक्त स्वर कहते हैं। अयोगवाह। अम व अह। अयोगवाह कौन से हैं? 2 हैं, अम और अह को अयोगवाह कहा जाता है क्योंकि ये ना तो पूर्णतः स्वर और ना ही पूर्णतः व्यंजन है। यह पूरी तरह से ना तो स्वर है और ना ही पूरी तरह से व्यंजन है। ये हमेशा स्वर के बाद एवं व्यंजन के पूर्व आते हैं। ये दोनों अम और अह क्या है? स्वर के बाद और व्यंजन के पहले आते हैं, इसलिए इनको अयोगवाह कहा जाता है। अनुस्वार। चंद्र बिंदु, एक छोटी सी बिंदी, अम की मात्रा, स्वर के बाद आने वाले व्यंजन कहलाते हैं। अनुस्वार स्वर के बाद आने वाले व्यंजन कहलाते हैं जिसकी ध्वनि नाक से निकलती है, जैसे अंगूर, कंकण। ये क्या है? स्वर के बाद आने वाले व्यंजन है, इसकी ध्वनि नाक से निकलती है। अनुनासिक। यह क्या है? चंद्र बिंदु है, चंदा डाल कर फिर उसमें बिंदु लगाया जाता है, उसको अनुनासिक कहा जाता है। ऐसे स्वर जिनका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है। अनुनासिक का उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है तथा उच्चारण में लघुता रहती है, जैसे चांद, आंगन, दांत आदि। विसर्ग। पीछे का 2 बिंदी अर्थात अह की मात्रा। यह भी अनुस्वार की भांति स्वर के बाद आता है तथा यह उच्चारण में ह की तरह होता है, जैसे निशब्द हम बोलते हैं ना, तो वो पीछे जो अह की मात्रा लगा रहता है उसको हम ह की तरह उच्चारण करते हैं। यह कंठ वर्ग के अधीन आता है, जैसे अतः, स्वतः, दुख, प्रातः। अनुनासिक वर्ण। अनुनासिक वर्ण, इसके उच्चारण में वायु ध्वनि मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है। अनुनासिक वर्ण का जब उच्चारण करते हैं तो मुख के साथ साथ नाक से भी इसकी ध्वनि निकलती है, जैसे अंगा, ज्ञ, अड़ा, न और माँ। ये अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। इसके बाद है स्वरों का वर्गीकरण। यहाँ पर हम स्वरों का वर्गीकरण करना देखेंगे मात्रा उच्चारण के आधार पर। स्वरों का वर्गीकरण मात्राओं के उच्चारण के आधार पर किया जा सकता है। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, लुप्त स्वर। कितने प्रकार के होते हैं? ह्रस्व, दीर्घ, लुप्त स्वर। इसे लघु स्वर भी कहते हैं। ह्रस्व स्वर को क्या कहते हैं? लघु स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वर, इसके उच्चारण में ह्रस्व से 2 गुना समय लगता है, अर्थात 2 गुना ज़्यादा समय लगता है। लुप्त स्वर, इसके उच्चारण में हृदय से 3 गुना समय लगता है। लुप्त स्वर में उच्चारण से 3 गुना अधिक समय लगता है। ह्रस्व स्वर में कम समय लगता है, दीर्घ स्वर में 2 गुना समय लगता है, लुप्त स्वर में 3 गुना समय लगता है। अब इसके आगे जो वर्गीकरण है उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। अधिक वीडियो लंबा हो जाता है तो देखने में भी थोड़ा बोर महसूस होता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, बिना बोझ डाले आराम से सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगले भाग में हम स्वरों का वर्गीकरण और जिह्वा के प्रवेग के आधार पर, मुख द्वार खुलने के आधार पर और ओठों की स्थिति के आधार पर कौन कौन से स्वर होते हैं, कैसे कैसे बोला जाता है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।